नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और 12.5% का लाभ पाता है, जो कि 25 रुपया है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित कीमत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10% और हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 12.5%। अब देखिए हम यहाँ से हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए वस्तु का एमपी अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9 यूनिट। और हम यहाँ से निकाल सकते हैं सीपी और एसपी का रेशियो। अब देखिए वस्तु का सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। वस्तु का सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो 8 पे 1 का प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए वस्तु का सीपी कितना है, 8 यूनिट। वस्तु का सीपी 8 यूनिट है तो एसपी कितना है, 9 यूनिट है। वस्तु का एसपी अगर 9 यूनिट है तो एमपी कितना है, एमपी है 10 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित कीमत, यानी हमसे इस 10 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 25 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। अब देखिए वस्तु का सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो एसपी कितना है, 9 यूनिट। यानी यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 25 रुपया। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का अंकित कीमत, यानी हमसे एमपी पूछ रहा है, 10 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 रुपये। यानी उस वस्तु का एमपी क्या होगा, 250 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 250 रुपये निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, ए 21,000 रुपये के साथ व्यवसाय की शुरुआत करता है तथा कुछ समय पश्चात बी 36,000 रुपये के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। कितने समय बाद बी व्यवसाय से जुड़ा यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को बराबर भागों में बांटे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बी का पूंजी दिया है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यवसाय जो है टोटल 1 वर्ष के लिए चल रहा है और 1 वर्ष के अंत में लाभ को वो बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें ए का पूंजी पता है और हमें बी का पूंजी पता है और टोटल समय हमें पता है कि टोटल समय 1 वर्ष का है और व्यवसाय की शुरुआत ए कर है। यानी ए का पूंजी जो है 1 वर्ष के लिए लगा है और बी का समय हमें नहीं पता है, बी का समय निकालना है। और हमें लाभ का रेशियो पता है, यानी दोनों के बीच लाभ जो है बराबर बट रहा है, यानी लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से बी का समय कैसे निकाल सकते हैं। ए का हमें पूंजी क्या दिया, ए का हमें पूंजी दिया हुआ है 21,000 रुपया। ए का हमें पूंजी क्या दिया है, 21,000 रुपया। बी का हमें पूंजी क्या दिया, 36,000 रुपया। पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा। ए का पूंजी जो है टोटल 12 महीना के लिए लग रहा है, यानी 1 वर्ष के लिए। हमने मान लिया कि बी का पूंजी x महीना के लिए लग रहा है, तो देखिए पूंजी का रेशियो निकाल के समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा। और लाभ का रेशियो हमारा क्या है, 1:1 है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से
3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 12 से काट ले 36 को तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से 21 कितने बार में जाएगा? 7 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 7 माह। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 7 माह। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने समय बाद B जो है व्यवसाय से जुड़ा। देखिए टोटल समय क्या है? टोटल समय 1 वर्ष का है और 7 माह के लिए B का पूंजी लग रहा है, यानी B जो है कितने माह बाद जुड़ा होगा? 12 माह में से अगर हम 7 माह माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5 माह। यानी B जो है व्यवसाय के साथ 5 माह बाद जुड़ा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5 माह निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक पात्र में 63 लीटर सेव रस और पानी का मिश्रण है। सेव रस का पानी से अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेव रस लगभग कितने प्रतिशत होगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण दिया हुआ है 63 लीटर और हम इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो जो हमारा शेष मिश्रण होगा उसमें भी सेव रस और पानी का रेशियो क्या होगा? जो पहले होगा, क्योंकि हम उसमें से क्या कर रहे हैं? आयतन कम कर रहे हैं। रेशियो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी पहले जो हमारा रेशियो होगा अभी भी रेशियो वही होगा। अब देखिए हम इसमें से 14 लीटर कम कर देंगे 63 में से, तो हमारा शेष क्या बच जाएगा? शेष हमारा बच जाएगा 49 लीटर। शेष हमारा क्या बच जाएगा? 49 लीटर। अब देखिए 49 लीटर में भी हमारा रेशियो क्या होगा? जो पहले रेशियो है 3:4 वही रेशियो अब भी रहेगा। यानी यहाँ भी सेव रस और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। यानी सेव रस अगर 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 4 यूनिट। यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। और शेष टोटल मिश्रण क्या है? 49 लीटर। यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या है? 49 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 लीटर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21 लीटर हो जाएगा। और 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 28 लीटर। अब देखिए शेष मिश्रण में सेव रस अगर 21 लीटर है तो पानी कितना है? 28 लीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। यानी अब जो हमारा नया मिश्रण बनेगा अगर हम उसमें 6 लीटर पानी मिला देंगे तो पहले पानी क्या है? शेष मिश्रण में पानी क्या है? 28 लीटर। हम इसमें अगर 6 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 34 लीटर। तो देखिए यहाँ जो है सेव रस और पानी का रेशियो क्या आ जाएगा? सेव रस कितना है? 21 लीटर और पानी कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 34 लीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? अंतिम मिश्रण में सेव रस का हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ सेव रस कितना है? यहाँ सेव रस 21 लीटर है और टोटल यहाँ मिश्रण कितना है? टोटल यहाँ मिश्रण है 55 लीटर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा लगभग में परसेंटेज निकल के आ जाएगा 38%। हमारा लगभग में प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा? 38%। यानी अंतिम मिश्रण में सेव रस का प्रतिशत क्या होगा? 38% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक दिन कार्य शुरू करते हैं। हर एक दिन छोड़कर एक दिन सी उनकी मदद करता है। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है? 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं, 60 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है। 60 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 15 दिन का समय लग रहा है। और जब 60 यूनिट काम सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 20 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। बी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। सी जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी एक दिन कार्य शुरू करते हैं। तो देखिए ए और बी, ए प्लस बी अगर मिलकर एक दिन काम करेंगे, ए और बी मिलकर अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा? ए जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट।
यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 9 यूनिट काम कर पाएंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन सी उनकी मदद करता है, यानी पहले दिन ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन सी इनका मदद करेगा। तो देखिए दूसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, ए, बी और सी। तो देखिए तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। अब देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट काम कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल समय क्या हो गया, यहाँ से हमारा टोटल समय हो गया 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में काम कितना हो गया, 21 यूनिट। 2 दिन में टोटल जो है काम कितना हो गया, 21 यूनिट। अब देखिए अगर हम दोनों साइड 2 से गुणा कर लें, दोनों साइड अगर हम 2 से गुणा कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 42 यूनिट। यानी 4 दिन में इस तरीके से 42 यूनिट काम हो जाएगा और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। अब देखिए पाँचवें दिन कौन आएगा, पाँचवें दिन कौन आएगा, ए प्लस बी। अब देखिए पाँचवें दिन यानी प्लस का एक दिन ए प्लस बी आएंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। अब देखिए टोटल जो है यहाँ समय कितना हो गया, यहाँ टोटल समय हो गया 5 दिन। टोटल समय कितना हो गया, 5 दिन और 5 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 51 यूनिट। अब देखिए हमें और काम कितना कराना है, हमें टोटल 60 यूनिट काम कराना है जिसमें से 51 यूनिट काम हो गया, यानी हमें अभी और 9 यूनिट काम करवाना है। अब देखिए छठे दिन कौन आएगा, छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 9 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 9 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 9/12 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा, हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 से 4 बार में, यानी 9 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 3/4 दिन का समय लग जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 से ही 3/4 दिन में टोटल काम कितना हो पाएगा, टोटल काम हो पाएगा 60 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि टोटल काम समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा, 5 से ही 3/4 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 135 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 141 तथा अंतिम 7 का 137 तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, 7वीं संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 संख्या का हमें औसत कितना दिया हुआ है, हमें औसत दिया हुआ है 135 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 7 संख्या का हमें औसत दिया है। प्रथम 7 संख्या का हमें औसत कितना दिया है, 141 दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतिम 7 संख्या का हमें औसत दिया है। अंतिम 7 संख्या का हमें औसत कितना दिया है, 137। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 7वीं संख्या। तो देखिए 13 संख्या का औसत कितना है, 135 है। 13 संख्या का औसत कितना है, 135 है। जब हम प्रथम 7 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत हमारा कितना निकल कर रहा है, 141। तो देखिए ये जो औसत है पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, ये औसत पहले की अपेक्षा 6 ज़्यादा निकल के आ रहा है। और यहाँ टोटल संख्या कितनी है, यहाँ टोटल संख्या 7 है। तो देखिए हम यहाँ 6 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए जब हम अंतिम 7 संख्या का औसत निकाल रहे हैं, जब हम अंतिम 7 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो हमारा औसत कितना निकल के आ रहा है, 137। यानी पहले की अपेक्षा, यानी 13 संख्या का औसत कितना है, 135, तो उसकी अपेक्षा कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, उसकी अपेक्षा 2 ज़्यादा निकल के आ रहा है। और यहाँ टोटल संख्या कितना है, 7 है। तो देखिए हम प्लस के 2 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा प्लस का 56। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 7वीं संख्या। हमसे पूछ क्या रहा है, 7वीं संख्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 7वीं संख्या। तो देखिए जो 7वीं संख्या होगी वो औसत से यानी 135 से 56 ज़्यादा होगी, यानी 7वीं संख्या हो जाएगी 135 प्लस का 56। अब देखिए अगर यहाँ हमारा माइनस में निकल के आता तो 7वीं संख्या औसत से 56 कम होती, लेकिन यहाँ हमारा प्लस में निकल के आ रहा है तो 7वीं संख्या औसत से 56 ज़्यादा होगी। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 191। ये हमारा क्या हो जाएगा, 191, यानी 7वीं संख्या क्या होगी, 191 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि निकालना है।
तो देखिए अजय का वेतन अपने आप में क्या होगा 100%। अजय का वेतन अपने आप में क्या होगा 100%। अजय का वेतन अपने आप में क्या होगा 100%। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, 35% यात्रा पर खर्च कर रहा है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। यानी टोटल जो है उसका खर्च कितना हो जाएगा, टोटल इसका खर्च कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80%। अब देखिए उसका इनकम कितना है 100%, जिसमें से वह 80% खर्च कर रहा है। यानी बचत कितना कर रहा है, बचत कितना कर रहा है 20%, बचत कितना कर रहा है 20%। और हमें क्वेश्चन में बचत कितना दिया है 4500 रुपया। यानी इस 20% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 4500 रुपया दिया है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि पूछ रहा है। तो देखिए यात्रा पर कितना खर्च कर रहा है 35%, यानी हमसे इस 35% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हमें 20% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 35% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 20 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा। हम इस साइड 4 से भाग देंगे तो 4 से एक बार में जाएगा, 5 4 से एक बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हो जाएगा 10, 10 4 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 2 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 4 से 5 बार में जाएगा। यानी 5% का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1125 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से 35% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 5 को अगर हमें 35 बनाना है तो हमें इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 7 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 7 से गुना करना पड़ेगा। हम इस साइड 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 14 3 17, हाथ में 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से 35% का वैल्यू क्या निकल के आ गया 7875 रुपया। यानी यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि क्या होगी 7875 रुपया होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 टोकरियों में सेव की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। पहली 2 टोकरियों में सेव की संख्या को किस अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि नया अनुपात 5:4:3 बन जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 टोकरी, पहली, दूसरी और तीसरी टोकरी में हमें सेव की संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है 3:4:5 दिया है। और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो 5:4:3 हो जा रहा है। बाद में यह रेशियो 5:4:3 कब हो रहा है, जब हम पहली 2 टोकरी में सेव की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। पहली 2 टोकरी में सेव की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि तीसरी टोकरी में सेव का संख्या जो है वो हमारा सेम है। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली टोकरी में पहले जो है सेव की संख्या अगर 3 यूनिट होगी तो दूसरी टोकरी में 4 यूनिट और तीसरी टोकरी में 5 यूनिट होगी। जब हम पहले और दूसरे टोकरी में सेव की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो पहले टोकरी में सेव की संख्या अगर 5 यूनिट हो जा रहा है तो दूसरी टोकरी में 4 यूनिट और तीसरी टोकरी में कितना हो जा रहा है 3 यूनिट। अब देखिए हम वृद्धि किसमें कर रहे हैं, पहले और दूसरे में, यानी तीसरी टोकरी में सेव का संख्या क्या होगा बराबर होगा। पहले कितना है 5 यूनिट और बाद में कितना हो जा रहा है 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले इस 5 और 3 को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 3 से गुना कर लें और इस 3 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में, हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9:12:15 हो जाएगा। और जब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25:20 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए पहली टोकरी में पहले जो है सेव की संख्या अगर 9 यूनिट होगा तो बढ़ाने के बाद कितना हो गया 25 यूनिट, यानी ये कितना से बढ़ गया 16 यूनिट से बढ़ गया। दूसरी टोकरी में पहले जो है अगर सेव की संख्या 12 यूनिट हो गया तो बढ़ाने के बाद कितना हो गया 20 यूनिट, यानी ये कितना से बढ़ गया 8 यूनिट से बढ़ गया। अब देखिए अगर हम इसे 8 से काट ले तो ये 8 से 2 बार में जाएगा, ये 8 से 1 बार में, यानी दोनों टोकरी में पहली और दूसरी टोकरी में हमें सेव की संख्या किस रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा 2:1 के रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस संख्या से भाग दे रहे हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम किस संख्या से यहाँ भाग दे रहे हैं 12, 16, 18, 21 तथा 28 से भाग दे रहे हैं।
तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 12, 16, 18, 21 और 28 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या 28 है, तो देखिए 28 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद हम 21 का फैक्टर करेंगे, तो देखिए 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 7, 7 है, हमें 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए 18 का फैक्टर क्या होता है, 18 का फैक्टर होता है 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 2 है 3 है, हमें एक 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद 16, 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4। अब देखिए 2 गुने 2 यानी 4 है, हमें एक 4 लेना पड़ेगा, यानी हमें 2 गुने 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है 12, देखिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3। अब देखिए हमारा 4 है और 3 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144। यहाँ से हमारा हो जाएगा 144 गुने 7 हो जाएगा। 144 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1008 निकल के आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 1008 निकल के आ गया। अब देखिए 1008 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगी, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इन सभी से विभाजित है। तो देखिए अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो वहाँ से जो हमें संख्या प्राप्त होगी इन सभी से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगी। यानी हम 1008 में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1015। यानी वह छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 1015, जिसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगी। हमारा आंसर क्या निकल के गया 1015 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है भाजक, हमें क्वेश्चन में दिया है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, भागफल का 25 गुना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि शेषफल का 5 गुना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में भागफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में भागफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं। देखिए भागफल कितना दिया 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ भागफल के जगह अगर 16 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। 16 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए भाजक क्या निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें भाजक पता चल गया तो हम यहाँ से शेषफल निकाल सकते हैं। हमें भाजक पता चल गया तो हम यहाँ से शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या है शेषफल गुने 5, यानी यहाँ से हमारा शेषफल क्या निकल के आ जाएगा, भाजक हमारा 400 है तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 80। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में भागफल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में भागफल क्या दिया है, भागफल दिया है 16। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, भाज्य पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखिए यहाँ भाजक क्या है हमारा, यहाँ हमारा भाजक क्या है 400 है, भाजक क्या है 400 है, भागफल क्या है 16 है, 400 में 16 से गुना करेंगे और शेष हमारा क्या है 80 है, यानी हम इसमें 80 ऐड करेंगे। अब देखिए 400 में अगर हम 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6400 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 80, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 6480। यानी यहाँ से हमारा भाज्य क्या निकल के आ गया, भाज्य निकल के आ गया 6480 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6480 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला को देखते हैं। देखिए अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो और उसमें से अगर हमें माइनस करना हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो और उसमें से अगर हमें माइनस करना हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू
a इंटू बी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया 1125 प्लस 143 का होल स्क्वायर माइनस 1125 माइनस 143 का होल स्क्वायर बटे हमें क्या दिया है 4 गुने 1125 गुने 143 दिया हुआ है। तो देखिए 1125 को हम a मान लेते हैं और 143 को हम b मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4a इंटू बी और बटे में हमारा क्या है 4a इंटू बी है। अब देखिए 4a इंटू बी से 4a इंटू बी को अगर हम काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन बी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।